ठीक है, अगर चलिए आप वो सभापति जी, माननीय सभापति जी और स्पीकर महोदय निर्णय लें। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण, पप्पू भाई आप प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, जैसे आपने अपने वक्तव्य में शुरू किया था, ये सही है कि देश के अंदर जिस तरह से भी हो सका पिछले कई सालों से, सदियों से दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ और किसी तरह से वो आगे ना आ पाए, इस बात के लिए हर मौके पर रोक लगाई गई। चाहे आज़ादी के पहले का समय रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद के तमाम तरीके से प्रयास हुए हैं। ये सही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और उस संविधान में मंडल आयोग जैसी सिफारिशों के समायोजन के बाद निश्चित रूप से चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यकों हों, इनके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हुए हैं। लेकिन इन तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद लगातार कैसे इनको रोका जाए, इस बात के षड्यंत्र हुए सभापति महोदय। सभापति महोदय, जहां हमारे देश की तमाम योजनाएं, हमारे देश का बजट का आवंटन श्रेणियों के भी आधार पर किया जाता है, विशेषकर अगर हम चर्चा करें अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए चर्चा की जाती है, वहीं सभापति महोदय मेरी मांग है भारत सरकार से कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाता है, उसी तरह से देश के पिछड़ों के लिए भी बजट का आवंटन होना चाहिए। ये हमारी मांग है सभापति महोदय सरकार से। दूसरा सभापति महोदय, क्या कहा जाता है कि पिछड़ों के न्याय देने के लिए, नीतियां बनाने के लिए हमारे पास जाति आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं सभापति महोदय, 1931 की जनगणना के बाद लगातार समय समय पर मांग हुई और जब 2010 के अंदर पूरे के पूरे सदन एक होकर मांग किया था, खड़गे जी नाराज ना हो और हो तो हो जाएं, उस समय की कांग्रेस की सरकार के षड्यंत्र के कारण आज भी पिछड़ों की तादाद कितनी है देश के अंदर, इस बात को देश के सार्वजनिक नहीं हो पाई आज तक। क्या बात है खड़गे साहब, क्या बात है कांग्रेस के साथियों, जब आपने तमाम तरह की जनगणना लगातार कर ली, उसमें कभी बायोमेट्रिक के इस्तेमाल की आपने चर्चा नहीं की, लेकिन जब पिछड़ों की बात आई तो आपके विद्वान मंत्रियों ने बायोमेट्रिक डाल के कैसे पिछड़ों की तादाद को देश के सामने आने से रोका जाए, इस बात का पूरा षड्यंत्र समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। सभापति महोदय, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी की 2 साल के अंदर ही पिछड़ों की ये दुर्दशा हुई है। निश्चित रूप से जिन्होंने शासन किया दुर्दशा में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी चर्चा कर रहे कि बहुत सुधारेंगे, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2 साल का अनुभव मेरे सामने भी है। जातिगत जनगणना आनी चाहिए सभापति महोदय। जातिगत जनगणना साथ साथ जब रेवेशन आया, मंडल आयोग की सिफारिश आई, तो क्रीमी लेयर, किसी चीज में आपने क्रीमी लेयर नहीं लगाया। पिछड़ों के लिए किस बात के लिए क्रीमी लेयर? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार संस्तुति कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, आज भी क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख लगा रखी है। मेरी समाजवादी पार्टी की ओर से सभापति महोदय, माननीय नेताजी की ओर से पुरजोर मांग है, ये क्रीमी लेयर की सीमा पिछड़ों के शोषण का एक माध्यम है, एक बैरियर है, इसको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, ये हमारी मांग है। यद्यपि पिछड़ा वर्ग आयोग ने बढ़ाने की संस्तुति की है और जो संस्तुति की है उस संस्तुति को भी अभी तक आपने मानने की कोई पहल माननीय मंत्री जी नहीं की है। इसलिए मेरी मांग है कि ये क्रीमी लेयर की सीमा खत्म होनी चाहिए, ये हमारी विशेष मांग है। जहां तक देश की सेवाओं का सभापति महोदय सवाल है, हमने भी बहुत अध्ययन किया कि आखिर मंडल आयोग की सिफारिश लागू और सिफारिशों के बाद संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जे के साथ साथ कानून और कानून के बावजूद आखिर क्या कारण है कि पिछड़ों की तादाद पूरी नहीं हो रही? सभापति महोदय, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमने अभी एक अतारांकित प्रश्न भी लगाया, उस प्रश्न में भी माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और जो मेरे पास उपलब्ध आंकड़े हैं इसी सदन के अंदर 2013 के, उसके बाद के आंकड़े माननीय मंत्री जी आप नहीं दे रहे, सरकार नहीं दे रही है। इसलिए मेरी मांग है कि मेरे सवाल नंबर 548 पे जो तारांकित प्रश्न है उसका भी स्पष्ट जवाब आना चाहिए। साथ ही साथ सभापति महोदय, ये बात की जाती है कि 11% पिछड़े हैं सेवाओं में, 11% होंगे क्लास 3 और 4 में, क्लास 1 और 2 की स्थिति में सभापति महोदय कहना चाहता हूं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में क्लास ए में है, ग्रुप ए में 4%, ग्रुप बी में 4%, डिफेंस में 6%, ग्रुप बी में भी डिफेंस में 6%, फर्टिलाइजर में केवल 2% और ग्रुप बी में 10%। इसी तरह से सभापति महोदय अगर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की तो केवल 3% ए ग्रुप की और बी ग्रुप की 5%। एक नहीं अनेक और कुछ विभाग तो ऐसे हैं पंचायती राज से लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर जहां ग्रुप ए में 0% तक है। ये है स्थिति। जब सभापति महोदय हमने अध्ययन किया कि आखिर क्या कारण है कि जब देश के अंदर
मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं, कानून है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो सभापति महोदय तमाम रिसर्च और अध्ययन के बाद में निष्कर्ष में पहुंचा हूं और इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से देश को भी बताना चाहता हूं, देश के अंदर जो एक रोस्टर के लेकर एक जियो दिया है भारत सरकार ने, एक जियो दिया है, उस जियो के माध्यम से पद रिक्ति आरक्षण पद धारित होगा, ना कि रिक्ति आधारित। सभापति महोदय, जब सदियों से कोई आपका पद थे ही नहीं पिछड़ों के, दलितों के, तो जब वो खाली करेंगे पिछड़े दलित, तभी उनको दोबारा मौका मिलेगा। अगर कोई नया पद खाली हुआ है तो उस पर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी मांग है, पुरजोर मांग है सरकार से कि इस काले कानून को, इस जियो को वापस लिया जाए। अगर ये जियो वापस नहीं होगा तब तक कभी भी पिछड़ों को न्याय, कितना भी हम लोग संघर्ष कर लें, कितना भी भाषण दे लेंगे, बिना सभापति महोदय इस जियो को खत्म किए कभी भी क्लास 1 और क्लास 2 में या जो ऊपर के पद हैं उन पदों में कभी भी पिछड़ों को हम नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सभापति महोदय आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है। यही कारण है सभापति महोदय, जब मैंने सवाल किया माननीय मानव संसाधन मंत्री से और उस संसाधन मंत्री जी ने अपने जवाब में जो बताया, देश के अंदर प्रोफेसर की स्थिति केवल 1, एसोसिएट प्रोफेसर केवल 6। सभापति महोदय, इसके लिए तो आपसे प्रार्थना करेंगे और उम्मीद भी करेंगे और न्याय भी की हम उस पर चर्चा कर लेंगे, मुझे व्यवधान नहीं चाहिए अभी। सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब मंत्री जी दे दें, आप अपनी चर्चा में बात कर लेना। सभापति महोदय, प्रोफेसर की जो हमने चर्चा की तो प्रोफेसर केवल 1, एसोसिएट प्रोफेसर 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर थे तकरीबन 1745 और टोटल 6600 में 1752, जिसमें प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर केवल 7। तो ये इसलिए सभापति महोदय क्योंकि ये जो पद आधारित जो आरक्षण दे रखा है, ये सबसे बड़ा काला कानून है। इसको सभापति महोदय मेरी आपसे मांग है कि इसको वापस होना चाहिए। दूसरा सभापति महोदय, एक हमारा और गंभीर सवाल है, जहां पिछड़ों को, दलितों को, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सुन लो, जो आपको नौकरी में एज की छूट है 4 साल 5 साल की, लेकिन 55 साल के बाद वो प्रमोशन नहीं पा सकते सभापति महोदय। जब 55 साल के बाद जब वो लेट उनको नौकरियां मिली और 55 साल के बाद वो प्रमोशन नहीं पा सकते, यही कारण है जो आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि देश के पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग सचिव स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये कारण है क्योंकि अब समाप्त करिए, समय हमारे समय की सीमा है। सभापति महोदय, आज प्रार्थना है, स्वीकार करें। नहीं, आप आगे कभी सभापति महोदय बैठा देना, हम छोड़ देंगे अपना, लेकिन सभापति महोदय आज हम आप चाहते हैं कि इस तरह का आज सभापति महोदय आज से आपसे न्याय की हम उम्मीद चाहते हैं। दूसरा सभापति महोदय, इस तरह के 55 साल के बाद जो प्रमोशन के लोग हैं वो 99% ओबीसी दलित वर्ग के लोग हैं जिनके प्रमोशन को इस कानून से रोका जा रहा है सभापति महोदय। इसी तरह सभापति महोदय, कहा जाता है श्रम मंत्रालय द्वारा देश के कर्मचारियों की गणना होती है। मेरी मांग है सरकार से आपके माध्यम से उस गणना के समय एक कॉलम, एक कैटेगरी बढ़ा दी जाए कि कौन किस वर्ग का है, पिछड़ों का है कि दलित का है, किसका है, जिससे कोई अलग से आपको आंकड़े जुटाने की आवश्यकता न पड़े। ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है सभापति महोदय। दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ। सभापति महोदय, आज न्याय कर दीजिए। नहीं, आज न्याय कर दीजिए सभापति महोदय, आज न्याय करिए सभापति महोदय, प्रार्थना है आपसे। 85% लोगों के सर सभापति महोदय चर्चा होगी और समय आप बढ़ाएंगे नहीं सभापति महोदय, कैसे काम चलेगा? इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, इसको स्वीकार करिए। इसलिए सभापति महोदय, बहुत सारी चर्चाएं हुई, सरकार ने नई नई उम्मीदें, नए नए सपने दिखाए। मेरी सरकार से मांग है कि ये जो तमाम बातें हमने उठाई हैं, ये कोई बातें हवा में नहीं, तथ्यों सहित हैं। इन सभी तथ्यों का संज्ञान लीजिए माननीय मंत्री जी। यद्यपि अगर हम बजट की बात करेंगे, जो संसदीय समिति की कल रिपोर्ट आई है, यदि हम उसकी बात करेंगे सभापति महोदय, 18 साल से पिछड़ों के वजीफे की आपने राशि नहीं बढ़ाई, केवल 25 रुपए है क्लास 5 तक और 40 रुपए है क्लास 8 तक। तो जिस तरह से जो सामने रिपोर्ट समिति ने जो आईना दिखाया है, इस आईने को देखिए और इस आईने में अपना चेहरा देखिए और इस चेहरे को सुधारने का, इस चेहरे को साफ करने का प्रयास करिए। क्या हो रहा है 40 रुपए 25 रुपए के वजीफे में? इसलिए बहुत सारी सभापति महोदय आप अपनी स्टेट वाल ले जाना चाहता कि पंजाब स्टेट जी है, पंजाब इन तथ्यों को सुधारने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पापूलेशन है देश के दूसरे स्टेटां नालों किते ज़्यादा है। सो उस स्टेट पंजाब दे विच
ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥਰੂਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ SC ST ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। BC OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13 14 14 15 15 16 ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ST ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂ, ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ TS ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਹਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, 33% ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 33% ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ
ध्यान देना चाहिए। दूजा डिप्टी स्पीकर साहब ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कैंसर के रोग वास्ते पैसे है वो केंद्र सरकार उसकी जिम्मेवारी लवे ताकि पंजाब के लोगों को उस कैंसर पीड़ित इलाके में जड़ा इसका फायदा पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, इस बहस को चलाना भी है, पूरा भी करना है और सब लोग बोलना भी है, तो निर्धारित समय पर ही अपने वक्तव्य को समाप्त करें। जितना जिनका समय है उसी समय के अंदर अपनी बात को समाप्त करने की कृपा करेंगे। श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी। 5 मिनट बोल दीजिए। सभापति महोदय, आपके आदेश को शिरोधार्य करेंगे और एक ऐसे पहलू और ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसको देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि आज आरक्षण का मुद्दा कोई आज का नहीं है और हजारों साल से गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित वंचित रहे हैं। शिक्षा से वंचित रहे हैं, सम्मान से वंचित रहे हैं, अधिकार से वंचित रहे हैं। हमारा हक छीना गया है, हमारा अधिकार छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कुछ सबक सीखे होंगे, लेकिन सबक नहीं सीख पाया। बिहार का चुनाव इसका उदाहरण है। बिहार के चुनाव में लालू जी और नीतीश जी का जोड़ी ने कहा कि गजब हो गया, लालू जी और नीतीश जी मिल गए। नहीं, लालू जी नीतीश जी नहीं मिले। बिहार का गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा मिला और जो है जो आरक्षण की मांग करते रहे सदियों से, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था, जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का सपना था, जो लोकनायक जयप्रकाश का सपना था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था, जो हमारा आजाद हमारे नेताओं का सपना था, उस सपना को अगर जो है बिहार में अगर कोई साकार किया तो सबसे पहले 1990 में जब बिहार में जो कह रहा था गरीब का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हुए थे, भोला पासवान शास्त्री जी हुए थे। लेकिन 90 में जब एक गरीब का बेटा, एक जो चरवाहा का बेटा, हलवाहा का बेटा, गरीब मैया के कोख से पैदा लेने वाला, मां मरछा के गोद से पैदा लेने वाला लालू जी ने कहा बिना खून बहाए अगर कहीं परिवर्तन होगा सामाजिक न्याय का, आरक्षण का, तो बिहार में होगा। वह सपूत लालू यादव है, दूसरा नहीं है। इसलिए इतिहास इसका गवाह है। लालू मरता नहीं, नीतीश मरता नहीं, उसकी धारा मरता नहीं। कर्पूरी ठाकुर ने कितनी गालियां सहा, मैं गवाह हूं। पत्थर मारे गए, पत्थर फेंके गए, लेकिन कर्पूरी जी का जान बच गया। आदरणीय हुकुमदेव बाबू भी जानते हैं। इसलिए जो है अपमान हुआ, उस अपमान को हम सहे। हम पेरियार को मानने वाले हैं, हम चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं। हजारों साल के अपमान और जलन को हम सहने वाले नहीं हैं। जो जातीय जनगणना है, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा आंख खोल के सुन लीजिए, जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट है इसको प्रकाशित करो, प्रकाशित करो। नहीं तो जो इस देश में जो है एक जो आरक्षण की बड़ी लहरों लपट और आग जलेगी, जिसमें आप जो है भस्माभूत हो जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। आपका बिहार में खटिया खड़ा हुआ लेकिन चेते नहीं, और 16 में खटिया खड़ा हो रहा है, फिर चेते नहीं। और 2019 में इस देश में आपका खटिया खड़ा हो गया और आरक्षण वाली ताकत लालू जी नीतीश वाली और पिछड़ा वाली ताकत आने वाला है, इसको मत भूलिएगा। इसीलिए जो है आज जो है आरएसएस के मोहन भागवत क्या बोले, क्या यह सच्चाई नहीं है कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए? कोई नाम लेते हैं तो उसको ठीक है, हम नाम नहीं लेते, लेकिन दुनिया नाम जानता है कि आरक्षण का रिव्यू हो, आरक्षण का रिव्यू हो। लेकिन जो है गोलबर्गर को मानने वाले लोगों क्या कहा गया सभापति महोदय कि नीतीश कुमार का डीएनए में दोष है, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति में पैदा लेता है, और कहा जाता नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। और यह कहा गया तो
लालू जी ने कहा था कि अगर कौन माय का लाल है जो रिजर्वेशन भी खत्म कर देगा देश से बाबा का दिया हुआ। और उन्होंने कहा, लालू जी ने कहा अगर ईसा के तरह भी सूली पर चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ जाएंगे, लेकिन कोई माय का लाल रिजर्वेशन नहीं खत्म कर सकता है। यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो आदरणीय हुकुमदेव बोल रहे थे 1934 में सबसे बड़ा, एक मिनट हम सिर्फ जो 2 मिनट समय लेंगे, 1934 में जनगणना के रिपोर्ट को निकालिए। मेरे बाप दादे, मेरे नाना जानते हैं, बैठे आदरणीय हुकुमदेव बाबू, जिनका नाम शुक्रदास यादव है। पार का धोती नहीं पहनने दिया जाता था, खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था। बेटी जब आती थी ससुराल तो कहा जाता था डोली पहले उतर जाएगा और जो है तब आगे जाएगा। और उस समय अगर जो है 1934 की लड़ाई लड़ी गई, जिम्मेदारों के खिलाफ लड़ी गई और वही आरक्षण विरोधी ताकत के खिलाफ लड़ी गई। 1934 में ऐसा जंग हुआ, गजेटियर निकाल के देखिए, उसमें जो है भस्मा भी हो और जो है भस्मीभूत हो गए। इसीलिए हम इतना ही कहेंगे, एक सेकंड, इसीलिए कहा कि इसीलिए मन न रंगाए जोगी कपड़ा और दढ़िया बनाए बने गले भाई जो करा। क्या जो है, इसलिए कभी राह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी श्वास के खाल से लो भस्म हो जाए। जालिम लोग वहीं पैदा लेते हैं जहां लोग दब्बू होते हैं। तक बदल दो। चलिए आप बैठिए जयप्रकाश जी। जो माननीय सदस्य जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वो अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दें। नीला हो गया, नीला पट्टा। दुष्यंत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सदस्य थोड़े ज्यादा गर्म हो रहे थे। हो गया माननीय चौबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे भाई है, दया के पात्र है। सामाजिक न्याय ईमानदार बलात्कारियों को सब पर बोलने का मौका दिया। मैं जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, रख दीजिए ना। जो लोग अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं लिखित, वो सभा पटल पर रख दे। सभापति महोदय, जहां हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विभाग है तो ये विभाग है। और जब इसकी ग्रांट्स पर हम चर्चा करते हैं तो 5600 करोड़ का जो बजट आवेदन इस विभाग के लिए किया है, मुझे लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि इस देश की 124 करोड़ की आबादी के अंदर आज भी 50% से ज्यादा लोग न्याय के लिए तरसते हैं। आज सामाजिक न्याय विभाग को देखने की बात करें तो बुढ़ापा पेंशन से लेकर हमारे अपंग साथियों की भी चर्चा करी जाती है, विधवाओं की भी चर्चा करी जाती है, अनाथों की भी चर्चा करी जाती है। और जिस तरह हमारे से पूर्व यादव साहब ने बताया कि आरक्षण की भी चर्चा करी जाती है। मैं पहले तो मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि चौधरी देवीलाल ने इस देश के अंदर बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी, और जब करी थी तो 100 रुपए बुजुर्ग को पेंशन देने की बात करी थी। मगर आज जब मैंने इनके विभाग के बारे में पढ़ा, जाना, तो बड़ा दुख हुआ कि आज 30 सालों के अंदर हम बुजुर्गों के साथ इतना न्याय कर पाए कि 60 से 79 साल के बुजुर्ग को 100 रुपए से 200 रुपए पेंशन दे पाए और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 500 रुपए पेंशन दे पाए। हमारे कांग्रेस के साथी इसके अंदर 90% कसूरवार हैं और बची हुई आपकी सरकार रही है, आप कसूरवार। आप
भारत की जनता को बताने का काम करिए कि बुजुर्ग हमारे सोसाइटी का सबसे सक्षम और ताज होता है। क्या भारत सरकार आने वाले समय में जो वृद्धावस्था पेंशन है, जिसको कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन का नाम दिया, क्या उसको बढ़ाकर जिस तरह आज महंगाई बढ़ी है 200 रुपए से, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहती थी 2000 रुपए करने का काम आपकी सरकार कब करेगी? मैंने देखा कि हैंडीकैप्स के लिए, फिजिकली इंपेयर्ड लोगों के लिए आपने मेगा कैंप्स लगाए। दुष्यंत जी, मैं एक आग्रह करूंगा, 1 मिनट रुक जाएं। 3:30 हो गया। प्राइवेट मेंबर का समय 3:30 बजे से चालू होता है। सदन की क्या राय है? 1 घंटा इसको और बढ़ाया जाए? सभापति जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय पे कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप रिक्वेस्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट करिए। आप रहिए ना, सुनिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये महत्वपूर्ण विभाग है, इस पर बहुत लोग बोलना चाहते हैं, परंतु अभी अशासकीय बिजनेस का टाइम प्रारंभ हो रहा है। अशासकीय बिजनेस को 1-2 घंटे बाद आगे बढ़ा करके कर दे और बाकी जो बोलने वाले हैं उनको बोलने का अवसर दे दे और जवाब सोमवार को हो जाए। मेरा निवेदन। अच्छा चलिए, बैठिए ना। जयप्रकाश जी एक बार कह दिए, बैठिए। और सदस्य, हाँ, On Fridays, we get some time to discuss on the private members bill. It is our prerogative. आपके पास है, हम आपको निवेदन कर रहे हैं। इधर प्राइवेट मेंबर्स बिल, when will we discuss the private members bill? When will we discuss the private members bill? एक मिनट। देखिए, जो मंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है कि प्राइवेट मेंबर बिल हम ले लेंगे, ऐसे पहले सदन में परंपरा रही है कि प्राइवेट मेंबर बिल कई बार 1 घंटा आगे बढ़ा है। आप चाहेंगे तो 6 बजे से 7 बजे तक आगे बढ़ा देंगे। मंडे को कीजिए आप इसको। सभापति ये चौटाला दुष्यंत का तो 6 बजे तक प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है। Why are you infringing upon the rights of the members? Please give us a chance. बैठिए। कहाँ से होगा? ऐसा है कि सदन की जब सहमति नहीं है तो दुष्यंत जी बोल रहे हैं, ये 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे तो फिर हम प्राइवेट मेंबर शुरू कर लेंगे। हाँ, मैं सोमवार कंटिन्यू कर। बोलिए। आप सभापति महोदय, आप खत्म कर लीजिए। मैं सोमवार को कंटिन्यू कर आप लूंगा। खत्म कर लीजिए। मैं सोमवार को कंटिन्यू कर लूंगा। अच्छी बात है। चलिए, अब हम निजी विधेयक पर जो चर्चा हम कर रहे थे वो है श्री थांगसो बैटे। यस, ये क्या करेंगे? मोशन। अच्छा, हाँ। Yeah. Sir, I beg to move that this House do agree with the 21st report of the Committee on Private Members Bill and resolution presented to the House on 27 April 2016. Thank you. सदन के सामने यह प्रश्न है कि 27 अप्रैल 2016 को 21st रिपोर्ट कमेटी का पेश हुआ था, उसको पारित किया जाए। जो पक्ष में है वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहे। मैं समझता हूँ हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव पारित हुआ। अभी बिल सब है। अब बिल का पुरस्थापन मत संख्या 16 श्री जोगी आदित्यनाथ जी, श्रीमती पूनम महाजन, श्री प्रहलाद
वेंकटेश जोशी, श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी। मत संख्या 21 श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी। मत संख्या 22 डॉक्टर किरीट सोमैया। माननीय सभापति महोदय, I move for leave to introduce a bill further to amend the Information Technology Act 2000. ये विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में है वहाँ जो पक्ष विपक्ष में हो ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावित करें। महोदय, I introduce the bill. उनका है मत संख्या 46 डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके अनुमति से संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2016 को प्रस्तावित करने की अनुमति चाहता हूं। जी, प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, विधेयक प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। मत संख्या 23 श्री पी करुणाकरन जी नहीं है। मत संख्या 24 श्री पी करुणाकरन जी नहीं है। मत संख्या 25 श्री पी करुणाकरन जी नहीं है। मत संख्या 26 श्री पी करुणाकरन जी नहीं है। मत संख्या 27 श्री रमेश राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, प्रस्ताव करेंगे भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, विधेयक प्रस्तावित करें। सभापति महोदय, विधेयक पुनः स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। मत संख्या 28 श्री ओम बिरला जी नहीं है। मत संख्या 29 प्रोफेसर सौगत राव जी। Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to ensure timely payment of dues to workers of tea gardens whose management has been directed by the central government to be taken over by the tea board via central government notification SO 260E dated 28 January 2016. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। I introduce the bill. ना के पक्ष में बहुमत है। ना, अगर वो अपोज करते हैं तो इस पर डिवीजन लिया जाए, लेकिन ऐसा मजाक में ये सब नहीं होता। They are against payment of the dues. अगर हाँ ठीक है सर, अभी देखिए। दोबारा मैं रखता हूं। हाँ, प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में है वो हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। प्रस्तावित हुआ। मत संख्या 30 प्रोफेसर सौगत राय जी। सर, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, insertion of new Article 21B. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूँ हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावित करें। I introduce the bill. मत संख्या 31 श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, amendment of Article 72. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. मत संख्या 32 श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of National Sports Ethics Commission
to ensure ethical practices and fair play in sports, including elimination of doping practices, match fixing, fraud of age, sexual harassment of women in sports, and for matters connected therewith or incidental thereto. विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए। जो हाँ के पक्ष में हाँ कहें, ना के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। विधेयक प्रस्तापित करें। Sir, I introduce the bill. मद संख्या 33 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, amendment of the 7th schedule. विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। विधेयक प्रस्तापित करें। I introduce the bill. मत संख्या 34 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। मत संख्या 35 श्री प्रहलाद सिंह मत संख्या 35 श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी नहीं है। मत संख्या 36 श्री डॉक्टर ए संपत। Thank you, Chairman, sir. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of a life insurance agents fund for the welfare of life insurance agents and for matters connected therewith, sir. विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। प्रस्तापित करें। Sir, with your permission, I would like to introduce the bill, sir. श्रीमती रंजीत रंजन जी। मैं प्रस्ताव करती हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे माता पिता की बालिकाओं को वित्तीय संरक्षण की सुरक्षा प्रदान करने की तत्संग अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का अवमान करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दीजिए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। विधेयक प्रस्तापित करें। मैं विधेयक प्रस्तावित करती हूँ। अगला मत संख्या 38 श्रीमती रंजीत रंजन। मैं प्रस्ताव